हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया प्रमेय, और वो नया प्रमेय है टेलर का प्रमेय। इसके पहले हमने मैक्लॉरिन प्रमेय और मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में पढ़ा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। और ठीक उसके बाद का टॉपिक है टेलर का प्रमेय। और इन दोनों प्रमेय अर्थात मैक्लॉरिन प्रमेय और टेलर प्रमेय से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना एकदम तय है। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि टेलर का प्रमेय क्या कहता है। यदि ए एच से स्वतंत्र हो, अर्थात ए एच पर अगर निर्भर न करता हो, तथा मान लो एफ ए प्लस एच का कोई फलन हो जिसे एच के घातों में प्रसारित किया जा सके, और वह प्रसार कितनी ही बार अवकलनीय हो। ठीक है, क्या क्या बातें दी गई है। एफ ए प्लस एच क्या है? एच का कोई फलन है जहां ए जो है वो एच पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और इस फलन के बारे में क्या खासियत है कि इस फलन को एच के घातों में प्रसारित किया जा सकता है, और वो प्रसार कितनी ही बार क्या हो, अवकलनीय हो। तब आपको ये जो दिया है ये आपका निष्कर्ष है, रिजल्ट है ये। ठीक है, और इसी को बोलते हैं टेलर का प्रमेय। ये पूरा कहलाता है टेलर का प्रमेय। तो चलिए अब देखो, ये प्रसार जो लिखा हुआ है वो क्या कहता है। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टर टू एफ डबल डैश ए, और प्लस प्लस इसी तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में अपन मान लेते हैं कि एफ ए प्लस एच बराबर, ठीक है, एफ ए प्लस एच बराबर ए जीरो ए वन एच ए टू एच स्क्वायर ए थ्री एच क्यूब, और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। रास्ते में ए एन एच एन भी आएगा और आगे चल जाएगा। ठीक, और इसी को आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1, जहां ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये सभी लोग अचर हैं, और इन्हीं अचरों को हमें निर्धारित करना है, अर्थात इनका मान ज्ञात करना है। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि यदि हम एफ ए प्लस एच को एच के सापेक्ष अवकलन करें तो चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। ठीक है, मैं अगर इसको एच के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट मैं से सोच रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर आप एच के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, ठीक है, एफ ए प्लस एच का। तो आपने पढ़ा होगा जब हम फलन के फलन का अवकलन करते हैं, ठीक है, यानी कि ये किस तरह का अवकलन है। देखो, f का अवकलन हो जाएगा f डैश a प्लस एच, लेकिन आप सभी को पता है कि अंदर में जो चीज लिखी है उसका फिर से h के सापेक्ष अवकलन होगा, कुछ इस तरह। ठीक है, अब क्या होगा बता दीजिए। ये हो जाएगा f डैश a प्लस एच, एच के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, a कांस्टेंट इसलिए a का 0 हो जाएगा और h का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 आएगा, मतलब इतना ही आएगा। यानी एफ ए प्लस एच का एच के सापेक्ष अवकलन करने से क्या आ रहा है, एफ डैश ए प्लस एच आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आप बोलेंगे सर ये आपने क्यों बताया, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 जो आपको दिखाई दे रहा है उसके दोनों पक्षों में मैं अब एच के सापेक्ष अवकलन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको समझनी थी। चाहे तो आप इसको लिखे रहने दे सकते हो या इसको मिटा भी सकते हो, तो ये काम की चीजें इसको लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब चूंकि करके हम, क्योंकि ये नई चीज है, हम इसको पहले देखना चाहते हैं कि एफ ए प्लस एच का एच के सापेक्ष अवकलन करने से क्या मिल रहा है। अब हमको पता चल गया कि ये मिल रहा है, तो अब हम इसके दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 के, ठीक है, अब करके लिखूंगा। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अवकलन करने से क्या मिलता है। यहां पर हो जाएगा, देखो इसका हम लोग देख चुके हैं कि h के सापेक्ष अवकलन करने से क्या मिलता है, f डैश a प्लस एच।
उधर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a0 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। a1h आप h के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, ठीक है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष, h के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो यहाँ पे a1 जो है वो कांस्टेंट की तरह बना रहेगा और h का अवकलन h के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर बढ़िए, क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 2 सामने आएगा क्योंकि h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h, और ये a2 अपनी जगह है, ठीक है, 2a2h हो गया। इधर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3a3h स्क्वायर, क्यों, क्योंकि h क्यूब का क्या हो जाता है 3h स्क्वायर, और ये a3 है अपनी जगह पे। इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलते जाएगा, ये प्लस प्लस चलते जाएगा आगे, और इसका क्या होगा बताइए, ए एन तो ए एन बना रहेगा, ठीक है, लेकिन h की घात n का क्या हो जाएगा n h की घात n-1। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में h के सापेक्ष हमने अवकलन किया, अब पुनः एक बार और अवकलन करेंगे, और उसी को मैं लिख देता हूँ h के सापेक्ष कौन सा अवकलन बताऊं, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर। कौन सा अवकलन, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर आप लिख दिए एक बार, इसका मतलब ये है कि अब आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अब आप मत लिखो, एक बार लिख दें उत्तरोत्तर, इसका मतलब ये है आप धराधर अवकलन करते जाइए, एक बार हो गया, अब दोबारा भी करते जाओ। अब बोलोगे सर दोबारा तिबारा करने की जरूरत क्यों, क्योंकि जो सिद्ध करना वहां पे एफ डैश एफ डबल डैश, मतलब एफ के उच्च अवकलनों की भी जरूरत है, तो अब दोबारा अवकलन करूं तो ये एफ डबल डैश ए प्लस एच होगा। अब तो ये भी कांस्टेंट दिख रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2a2 कांस्टेंट हो गया, 2a2, और यहाँ पे मैं इंटू 1 लिख देता हूँ। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि इंटू 1 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन जब फर्क पड़ेगा नहीं तो लिखे क्यों, वो इसलिए लिखे ताकि आगे एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न में इसको भी फिट करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा, आपको मैं बतलाऊंगा आगे। और 2a2 हमने लिखा उसको इस तरह, और ये h का अवकलन 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा बताइए, 3 फिर a3 और h स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h, तो 2 नीचे आएगा, इधर बाहर आएगा 2, मतलब 3 इंटू 2 a3h, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक। अब देखिए अब आगे क्या होगा बताइए, अच्छा इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इसको लिख दो, क्यों बताऊं, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप बिंदास फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, जो सिद्ध करना है वहां पे सब फैक्टोरियल फैक्टोरियल का पैटर्न में बना हुआ है नीचे में, इसलिए इसको 2 को मैं 2 इंटू 1 लिखा ताकि आपको मैं आसानी से ये बता सकूं कि अब ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 है। अच्छा अब आगे ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो n तो है ही है, अब इसका a n कांस्टेंट हो गया, और h की घात में n-1 का अवकलन क्या होगा, n-1 सामने आएगा और h की घात कितना हो जाएगा n-2 हो जाएगा, ये a n, ठीक है। और चलते जाएगा आगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। यहां तक अगर आपको किसी को भी डाउट है तो बिंदास आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत सरल है, देख लो, ठीक। अब देखो आगे, एक बार पुनः अवकलन किया जा रहा है, अब देखो f ट्रिपल डैश a प्लस एच, तो अब तो ये भी बेचारा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे h नहीं दिख रहा है, अर्थात ये कांस्टेंट है, h से मुक्त है अगर तो उसका अवकलन h के सापेक्ष 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये बचेगा बेचारा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 कांस्टेंट है पूरा, और h का अवकलन h के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इसके आगे क्या मिलेगा बताओ, वैसे तो हम लोग यहाँ तक इसके बाद डैश डैश करके लिखते आ रहे थे, लेकिन अगर अपन लिखना चाहें तो क्या होगा बताओ, तो जब a3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है, जब a4 रहेगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, और a4 आएगा, साथ में एक h भी रहेगा। आप बोलोगे सर h क्यों, क्योंकि देख लो आप हर कदम में आप देख लो, जिधर कांस्टेंट है उसके अगले
कदम में एक ठोक एच है, फिर अगले कदम में एच स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे अब ये कांस्टेंट था तो उसका औकलन 0 हो गया, बारी इसकी आई 2a2 हुआ और h का औकलन 1 हो गया, तो ये अगले पद में ये जाके कांस्टेंट हो गया। लेकिन जो एच स्क्वायर वाला पद था उसकी एक घात कम होकर एच हो गई। अब ये कांस्टेंट है तो उसके बाद देखो एक तो एच आया कि नहीं आया ना, तो वही है जो कांस्टेंट उसके बाद एक तो एच आ ही रहा है, आप देख लो। क्योंकि देखो ना, देखो जैसे ये एच है, ये एच स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद एच क्यूब रहा होगा, जो एक बार अवकलन करने से यहाँ एच स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है, घात सामने आया होगा और घात में एक कम हो गया होगा, जो जैसे एच क्यूब का अवकलन करोगे क्या होगा, 3 सामने आएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा, तो जो यहाँ एच क्यूब रहा होगा वो यहाँ आके एच स्क्वायर हो गया होगा। अब एच स्क्वायर वाला उधर जाके एच बन गया और उसका घात का 2 और सामने आ गया। देखो सबसे पहली बार ये एच की घात 4 था, तो एक बार अवकलन करने से 4 सामने आया, वो दिख रहा है आपको। फिर और अवकलन करने से 3 सामने आया, एक बार और अवकलन करने से 2 सामने आया और एक तो एच बचा है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको अगर यकीन न हो या समझ ना आ रहा हो तो इस पैटर्न को 3-4 कदमों तक और आगे बढ़ा के लिखिए। जैसे मैंने a0 a1h a2h स्क्वायर a3h क्यूब लिखा है ना, आप 2-3 कदम और आगे बढ़ाओ, a4h की घात 4 a5h की घात 5 ऐसे लिखो 3-4 कदमों तक, फिर आप अवकलन करके देखते जाओ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका देखो क्या होगा बताओ, ये n-1, अब n-2 भी आएगा सामने और क्या होता जाएगा, ये an h की घात n-3 हो जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट? अच्छा एक और बात देखो, गजब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैटर्न इसी तरीके से आगे चलते जाएगा दोस्तों। जब बारी आएगी nवें अवकलज की, आपको पता है क्या मिलने वाला है। देखो जब आप दूसरी बार अवकलन किए, कितनी बार, दूसरी बार अवकलन किए आप जब, तो यहाँ पे a2 मिल रहा है, सबसे पहले a2 मिल रहा है और उसके पहले के सब नष्ट हो चुके हैं। देख लो डबल अवकलन में शुरुआत में a2 मिल रहा है और वो उसमें h नहीं है, आगे के सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जब आप ट्रिपल वाला निकाले, तीसरे बार अवकलन किए, तो देखो ट्रिपल वाला निकालने से ही पहले पद में आपको a3 दिखा, ट्रिपल थ्री, डबल अवकलन a2, डबल अवकलन a2, सिंगल अवकलन a1, ट्रिपल अवकलन a3, चौथी बार अवकलन करते तो पहले बार में पहले पद में आपको कहीं ना कहीं a4 नजर आता। देखो ना, ये तीसरी बार अवकलन किए तो a1 a2 का नामो निशान नहीं है, आप देख लो a1 a2 नष्ट हो चुके हैं, डायरेक्ट कौन दिख रहा है आपको, a3 दिख रहा है, और a3 दिख रहा है और उसके सामने में 3 है ना, तो 3 2 1, मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखते हुए फिर कम होते होते 1 तक खींचा हुआ है और इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं nवां अवकलज निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सीधी सी बात है, तृतीय अवकलज में a3 दिख रहा है तो nवें अवकलज में सीधे कौन दिखेगा, an दिखेगा, अर्थात यही दिखेगा। ये देखो ये ना, जब आप अवकलन करते जाओगे ना, जैसे एक बार अवकलन करोगे ये खत्म हो जाएगा, ये इसकी बारी आएगी, ये सबसे पहले लिखाएगा, h का अवकलन 1 हो जाएगा और बाकी चीजें रहेंगी, फिर उसके पीछे के पद आते जाएंगे। दोबारा अवकलन एक बार और करोगे, मतलब देखो तीसरी बार के बाद जब चौथी बार किए तो चौथी बार करने पे ये नष्ट हो गया, ये बचेगा। ठीक है, फिर और एक अगली बार करोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अगले पद में कांस्टेंट बन चुका होगा और एक बार और करने से वो भी खत्म, उसके अगले पद की बारी आएगी। ऐसे करते करते जब आप nवें बार में पहुंचोगे तो डायरेक्ट इसकी बारी आएगी, क्योंकि इसके पहले के सारे चीज कांस्टेंट बन के नष्ट हो चुके हैं। हर अगले अगले पद में एक एक कांस्टेंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखो ना, अभी देखो जैसे ये कांस्टेंट है, यहाँ एक h है, अब ये अगले पद में जब आप इसका फिर से अवकलन करोगे तो ये h का अवकलन 1 होकर के ये वाला भी बेचारा कांस्टेंट के रूप में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फिर उसके अगले पद में इसके बाद जो लिखा होगा ना, वो अगली बार अवकलन करने से वो भी कांस्टेंट के रूप में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो nवीं बार अवकलन करने से ये चीज दिखेगी और सीधी सी बात है, ये देखो n-1 n-2 ये सब पैटर्न मिलते जाएंगे, n-1 n-2 और खींचते खींचते 1 तक खिंचाएगा पूरा। क्योंकि देख लो जब तीसरी बार अवकलन किए तो a3 दिख रहा है और उसके सामने जो चीज दिख रही है वो यही 3 लिख करके 1 तक खींचा हुआ दिख रहा है। चौथी बार अवकलन करोगे तो ये चीज आएगा, a4 दिखेगा और 4 3 2 1 दिखेगा, इसलिए nवीं बार अवकलन करने से an दिखेगा और n-1 कम होते होते आपको 1 तक दिखेगा। ठीक है,
और h दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? तीसरी बार अवकलन करने से a3 दिख रहा है, 3 to 1 दिख रहा है, h दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चौथी बार अवकलन करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये सामने आएगा इधर 4 3 है ना भाई, 4 into 3 into 2 into 1 a4, और h का अवकलन 1 हो चुका होगा, h का नामो निशान खत्म, तो इसलिए यहाँ h का नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, फिर इसके अगले वाले पद में जो वहां h आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखो ये h है ना, तो अगले वाले पद में h स्क्वायर वाली चीज रही होगी। अब जब आप अवकलन करोगे तो ये वाले h का अवकलन 1 हो गया, किंतु इसके अगले वाले पद में h स्क्वायर का अवकलन 2h होगा, तो यहाँ कुछ कुछ दिखने लगेगा, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ दिखने लगेगा, साथ में एक सिंगल h होगा। अब कुछ कुछ में क्या दिखने लगेगा? an है तो यहाँ an+1 दिखने लगेगा, और उसके गुणांक नजर आएंगे। अब गुणांक में क्या नजर आएंगे? तो देखो ट्रिपल अवकलन में 3 2 1 नजर आ रहा है, और उसके अगले वाले में 3 से बढ़कर एक 4 3 2 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे n नजर आ रहा है, तो ये n+1 से घटते घटते 1 तक खिंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ चीजें ऐसे मिलेगी आपको। और देखो ये h वाला पद मिलेगा an+1, और इसके सामने चीजें रहेंगी n+1, फिर n, और ऐसे कम होते जाएगा n-2, ये भी 3 2 1 1 तक खिंचाएगा पूरा का पूरा। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, और ये चलते जाएगा आगे। और इसको आप दे दो समीकरण 3, इसको 4 दे दो, और इसको 5 दे दो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, समीकरण समीकरण 1 2 3, ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 5, ये सबों में आप h का मान, ठीक है, इस सबों में आप h का मान 0 रख दो, फिर देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, समीकरण 1 2 3 4 5 में h का मान 0 रखने पर आपको इस तरफ वाला ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कैमरे में? यस, दिख रहा है पूरा। तो चलिए h बराबर 0 रख के देखिए, बताइए क्या मिलता है। सबसे पहले आप समीकरण 1 में h बराबर 0 रखोगे तो ये सारे पद नष्ट हो जाएंगे 0 रखने के कारण, केवल a0 बचेगा, और यहाँ h का मान 0 रखोगे तो उधर क्या बचेगा? fa। तो fa बराबर a0, ये आपका पहला काम हुआ। अब समीकरण 1 में आपने रखा, अब समीकरण 2 में रखो आप h बराबर 0, तो h बराबर 0 रखने से सब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? a1 बस बचेगा, और यहाँ f' a बचेगा, क्योंकि h बराबर 0 आपको यहाँ पे भी तो रखना है, तो f' a, ठीक है, बराबर a1। चलिए h बराबर 0 अब आप यहाँ रखो समीकरण 3 में, तो h बराबर 0 रखने पर यहाँ से लेकर के पूरे लास्ट तक पद जो है वो नष्ट हो जाएंगे, केवल यहाँ 2 into 1 into a2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा f''a। तो f''a बराबर क्या होगा? 2 into 1, जिसको अपन बोल सकते हैं फैक्टरल 2 बचेगा, और इंटू a2 भी बचेगा। वैसे यहाँ पे आप जब रखोगे तो f''a क्या मिलेगा आपको? बताओ, ये सब खत्म हो जाएगा h बराबर 0 रखने से, ये 3 into 2 into 1 यानी फैक्टोरियल 3 into a3 बचेगा, और ऐसे आगे चलते जाएगा। जब बारी आएगी किसकी? nवें अवकलज की, तो ये आपके पास बचेगा f(n)a बराबर ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल n इंटू an। इज इट क्लियर? कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछा जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं कि यहाँ से अब आप a0 a1 का मान तो निकला हुआ दिख रहा है, a2 का मान निकालने के लिए फैक्टोरियल 2 को बटे में ले जाइए। तो आप देख लो, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। चलो, a0 का मान क्या निकला? fa। a1 का मान क्या निकला? f'(a)। a2 का मान निकालने के लिए फैक्टोरियल 2 को बटे में ले जाओ, तो आप पाएंगे f'(a) बटे फैक्टोरियल 2। a3 का मान क्या निकलेगा बताइए? a3 का मान निकलेगा f'(a) बटे फैक्टोरियल 3, और इसी तरीके से ये गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी। fn मतलब an का मान निकलेगा
ए एन का मान क्या निकलेगा, एफ एन ए बटे फैक्टोरियल एन। अब ये A0, A1, A2, A3, AN सबों का मान को आपको रखना है, कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही सरल प्रमेय है ये। तो मैं इसको मिटाता हूँ अब। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उसके आगे की कहानी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसके आगे की कहानी अब करके मैं लिखता हूँ, A0, A1, A2, A3 और ऐसे आगे सभी के AN भी आएगा रास्ते में, और उसके बाद भी आएंगे, क्योंकि ये अंतहीन श्रेणी। आप देखो ना, चलते जा रहे चलते जा रहे, एनवे पद, मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये एनवा पद नहीं है, ये N+1वां पद है। क्यों? क्योंकि देखो अवकलन, देखो यहाँ एफ ए है पहला पद, ये दूसरा पद, दूसरे पद में एफ टेस्ट दिख रहा है, मतलब दूसरे पद में प्रथम अवकलज दिख रहा है, तीसरे पद में दूसरा अवकलज दिख रहा है, पद तीसरा लेकिन अवकलज दिख रहा है दूसरा। तो इसलिए ये एनवा अवकलज दिख रहा है, मतलब ये N+1वां पद है। तो सीरीज यही थमती नहीं है, ये तो आगे और बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A0, A1, A2, A3, AN इन सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखिए समीकरण 1 में मान, तो क्या मिलेगा बताइए। एफ ए प्लस एच बराबर A0, A0 का मान क्या है, एफ A1 एच लिखा है, तो एच को मैं पहले लिख लेता हूँ, और A1 का मान देखो क्या है, एफ डैश ए। फिर क्या लिखा है, A2 एच स्क्वायर, तो A2 का मान देखो क्या लिखा है, एच स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। और A2 का मान देखो क्या है, A2 का मान है एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2। तो एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। फिर लिखा है A3H3, तो एच क्यूब को मैं पहले लिख देता हूँ, और A3 का मान क्या है, एफ, A3 का मान एफ ट्रिपल डैश ए बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर, मेरा ध्यान बार बार उस पैटर्न की ओर होना चाहिए जिस रूप में हमने प्रमेय में लिखा था। जो सिद्ध करना है उसी को ध्यान में रखो, ताकि आप उसी रूप को, उसी रूप के जैसा यहाँ पे ला सको, और देख लो आप वही चीज मिलते जा रही है जो सिद्ध करना है, ठीक है। और यही सिलसिला आप चलाते जाओगे आगे। तो ये ए एन एच की घात एन, तो मैं लिखता हूँ एच की घात एन, और ए एन का मान क्या है दोस्तों, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, अर्थात एनवा अवकलज और फैक्टोरियल, और चलते जाएगा आगे। तो ये हूबहू यही है जो हमको सिद्ध करना था, देखिए यही सिद्ध करना था, और वो सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये पूरा जो अभी आपने सीखा, ये टेलर का प्रमेय कहलाता है। और ये जो श्रेणी तैयार हुई है, इसको बोलते हैं टेलर श्रेणी। क्या कहते हैं, टेलर श्रेणी। अभी इस परिणाम को मैं समीकरण नंबर ए कह देता हूं, कैपिटल ए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस परिणाम की मदद से हम और भी अनेक परिणाम यहाँ पर उत्पन्न करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आपको, क्योंकि जो और अनेक श्रेणियों के रूप आप देखेंगे वो भी आपको बहुत काम आएंगे जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ए के स्थान पर मैं x रख के देखता हूँ, ठीक है। ए के स्थान पर अगर x रख के देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अब ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम हो चुका है। मैं आपको इस श्रेणी के अनेक अनेक रूपों के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए तो मैं लिखता हूँ समीकरण ए में क्या करने पर, ए के स्थान पर
x रखने पर चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए रखिए, a के स्थान पर अगर x रख देंगे तो f a प्लस एच की जगह यहाँ पे x प्लस एच हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये h f डैश x एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश एक्स। ठीक है, एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स हो गया, फिर एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। चलते जाएगा चलते जाएगा, एच की घात n बाई फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n को यहाँ लिख देंगे तो ये उसी पैटर्न में नजर आएगा। ठीक है, जिस पैटर्न में उसके पहले के टर्म्स लिखे हुए हैं, ये कुछ इस तरह। ए की जगह हमको लिखना है x। ये एक और परिणाम प्राप्त हो गया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट परिणाम आपको मिला। ठीक है, अब सुनिए, समीकरण ए में हम क्या करने वाले हैं, सुनो। समीकरण ए में h के स्थान पर x और a के स्थान पर 0 रखो आप। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। समीकरण एक में a के स्थान पर 0 और h के स्थान पर x रखने पर, चलिए रखिए क्या मिलेगा बताइए। a के स्थान पर 0 और h के स्थान पर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस x यानी कि x। फिर ये एफ ए यानी f0। फिर क्या होगा, h की जगह x रखना है और a की जगह 0 रखना है, यानी x f डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। चलते 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 एक्स की घात n बाई फैक्टोरियल n एफ एन 0। ठीक है, ये एफ एन है ना। और चलते, और आप सभी बहुत अच्छे से देखिए, ये जो है, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है, वास्तव में ये मैक्लॉरिन श्रेणी है, मैक्लॉरिन सीरीज है। ठीक है, ये मैक्लॉरिन प्रमेय में जो परिणाम प्राप्त हुआ था वो है ये। तो आपने पिछले कक्षा में इसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपने देखा था। तो आपने देखा कि कैसे टेलर प्रमेय से हमने मैक्लॉरिन प्रमेय की व्युत्पत्ति कर दी, यहीं से हो गया ये। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा परिणाम आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अब एक और रूप में हम प्राप्त करने जा रहे हैं श्रेणी को। हम यहाँ पे समीकरण ए में, ठीक है, समीकरण ए में हम h के स्थान पर, किसके स्थान पर, h के स्थान पर x माइनस ए रखने जा रहे हैं। तो सोचिए अगर हम ऐसा रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें। समीकरण ए में, ठीक है, एक यहाँ एक लिख देता मैं, ये ए है। ठीक है, समीकरण एक तो ये है ना, ये जो जो परिणाम प्राप्त हुआ है मुझे, उसको मैंने समीकरण नंबर ए नाम दिया है, ए। जैसे यहाँ ए, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं लिखता हूं, समीकरण ए में h के स्थान पर x माइनस ए रखने पर, h के स्थान पर क्या रखने पर, x माइनस ए। अब आप रखिए और बताइए मुझे क्या मिलेगा। चलो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यही लिखता हूँ मैं। चलो, ये f, सोचो अगर मैं h की जगह x माइनस ए रख दूंगा तो क्या होगा, a पहले से है तो a कटेगा तो क्या बचेगा, एफ एक्स। ठीक है, चलो इधर क्या होगा बताते जाओ। एफ ए, एच की जगह क्या रखते हैं अपन, x माइनस ए, तो x माइनस ए एफ डैश ए। फिर एच स्क्वायर मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। फिर एच क्यूब मतलब x माइनस ए का क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। चलते चलते h की जगह रखेंगे x माइनस ए की घात में n है ना, फैक्टोरियल n एफ एन। यहाँ h की घात n है, h की जगह x माइनस ए रखेंगे तो x माइनस ए की घात n हो जाएगा और फैक्टोरियल n एफ एन ए, और भी ये आगे चलते जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम है, और ये जो परिणाम को प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं x बराबर a पर फलन f के द्वारा जनित टेलर श्रेणी। ठीक है,
x बराबर a पर फलन f के द्वारा जनित टेलर श्रेणी कहलाती है। तो इसको भी, ये वाला परिणाम भी बहुत अच्छे से याद रखें। तीनों परिणाम आपने देखें और तीनों परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए आप दोनों ही श्रेणी, मैक्लॉरिन और टेलर, दोनों श्रेणियों को, दोनों प्रमेयों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। श्रेणियों के विभिन्न रूप आप देख लीजिए, ताकि, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे सवाल हमें देखने को मिले जिसमें श्रेणियों के अलग अलग रूपों का हमें इस्तेमाल करना हो, तो आपको उस समय कोई डाउट ना हो। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इसको समझा या नहीं समझा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो जब आप हमें बताएंगे तो हम अगला वीडियो बनाने के लिए फिर प्रोत्साहित होंगे। अगला वीडियो बनाने के लिए हम मेहनत करेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जब पढ़ेंगे, आपके द्वारा अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो ये हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। इसलिए जरूर जरूर फीडबैक देवें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।